आप ये कहना शराब घोटाला आम आदमी पार्टी ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बीजेपी शराब घोटाले में डूबी हुई है। राघव चड्ढा कहाँ है? इसमें कोई इशू बनाने की जरूरत आज की सरकार की तुलना आप अंग्रेजों की सरकार से कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हमारे देश की आज़ादी मिली है। आपको क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है? लग नहीं रहा है, साफ तौर पे प्रमाण के साथ दिख रहा है। जब आप तिहाड़ जेल में थे तो गुजरात की पुलिस आपको लेने के लिए पहुंची थी। परमिशन नहीं है तो हम संजय सिंह जी को नहीं भेज सकते। एनडीए के सामने इंडी अलायंस बिखरा हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ मोदी है तो आप दुनिया भर के घूम के पार्टियों के साथ गठबंधन क्यों कर रहे हैं भाई? प्रियंका गांधी तो ये कह रही है कि ये मैनिफेस्टो नहीं, संविधान बदलो पत्र लेकर घूम रहे हैं। सांसद कह रहा है कि हम संविधान बदलना है हमें। एक बड़ी ब्रेकिंग आप कह रहे हैं कि मोदी जी को आप धन्यवाद दे रहे हैं जेल भेजने के लिए। 6 महीने नहीं होते, इतनी सारी जानकारियां मुझे नहीं मिल पाती। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे या नहीं? क्यों दे? वीर सावरकर गाय और गौ सेवा को समर्थन नहीं करते थे। वीर सावरकर जी की धारणा बिल्कुल अलग थी। तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल और उनकी वाइफ सुनीता केजरीवाल को फेस टू फेस मिलने नहीं दिया जा रहा है। तिहाड़ जेल प्रशासन को बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवंत मान की मुलाकात अरविंद केजरीवाल जी से जंगले के द्वारा हुई। पंजाब जैसे सूबे के मुख्यमंत्री को अपमानित कर रहे हैं। कोई सबसे ज्यादा गीत जो आपके सबसे ज्यादा दिल के करीब आ गया हो? आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे, आया रे, आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे, आया रे, ओ मेरी आँख के तारे कहाँ गए मेरे प्यारे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं मोहसिन खान। दोस्तों, 2024 का चुनाव सामने है। पहले चरण का मतदान बस होने ही वाला है। तमाम पार्टियां अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं इस घमासान को अपने पक्ष में, इस जो चुनावी समीकरण को अपने पक्ष में करने के लिए। इस बीच में एक पार्टी चर्चा के केंद्र में है। ये एक ऐसी पार्टी है जो भ्रष्टाचार का विरोध करते हुए पनपी थी लगभग 10 साल पहले। बहुत तेज़ी से ये पार्टी उभरी, राष्ट्रीय पार्टी बनी, 2 राज्यों में अपनी सरकार बनाई। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं ईडी ने घोटाले का आरोप लगाते हुए एक एक करके इस पार्टी के कई सारे सीनियर लीडर्स को जेल भेजने का काम किया। इस बीच में जब भी भारतीय जनता पार्टी से बात करी जाती थी तो वो ये कहते थे कि अगर इस घोटाले में सच्चाई नहीं है तो किसी को कोई जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है, बेल क्यों नहीं मिल पा रही है। इस बीच में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी को जमानत मिलती है, बेल से वो बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद वो अपनी बातें जनता के सामने में रख रहे हैं। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी मौजूद हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। कैसे हैं आप? एकदम ठीक। जब आप बाहर आए, आप तो अंदर थे, आपको पता नहीं वहाँ टीवी देखने का मौका मिलता था या नहीं मिलता था, उसके बारे में बातचीत करेंगे, आपके दिनचर्या के बारे में। मिलता था, वहाँ टीवी थी और मेरे ही बैरक में नहीं, सभी वार्डों में और बैरक्स के अंदर टीवी थी। उस दिनचर्या के बारे में भी हम जानेंगे क्योंकि देश की जनता जानना चाहती है वहाँ 6 महीने कैसे निकले। लेकिन उस सबसे पहले टीवी आपके पास थी तो आप वहाँ देखते होंगे आम आदमी पार्टी के नेताओं से सवाल पूछा जाता था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही थी कि घोटाला झूठा है, ये फंसाया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ये करती थी किसी को बेल क्यों नहीं मिल रही है, जमानत क्यों नहीं मिल रही है। आप उसके बाद बाहर आ जाते हैं। देखिए, ऐसा है, जब इस देश में एक तानाशाह हुकूमत है, उसने पीएमएलए के कानून में ऐसे संशोधन कर दिए 2018 के अंदर जिसमें बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है। कानूनी जटिलताओं का सवाल है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको खुद से ये साबित करना, पहले क्या है, पहले ये व्यवस्था है बाकी कानूनों में, एजेंसी की जिम्मेदारी है आपको दोषी सिद्ध करना। यहां पर क्या है, यहां आपकी जिम्मेदारी है कि आप निर्दोष हैं, यह साबित करिए। और इस प्रक्रिया में लंबा समय लग जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम दोषी सिद्ध हो गए। भाई, एक लोअर कोर्ट का फैसला आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको बदल देता है। इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लोअर कोर्ट से असहमत है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आता है, हाई कोर्ट बदल देता है। इसका मतलब हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से असहमत है। हाई कोर्ट का फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट बदल देता है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से असहमत है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज का फैसला आता है, 3 जज बदल देते हैं। 3 जज का फैसला आता है, 5 जज बदल देते हैं।
और 5 जजों का भी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बदल देते हैं। दिल्ली के मामले में हमने देखा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग न्यायालय के निर्णयों को सेलेक्टिव तरीके से सराहना करेंगे? यानी जो उनके पक्ष में है उस पे तो लड्डू बांटेंगे, यानी केजरीवाल पे बेल क्यों नहीं मिल रही है, मनीष सिसोदिया को बेल नहीं क्यों मिल रही है, इस पे आप लड्डू बांटेंगे। लेकिन जो दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला आएगा उसको आप संसद के अंदर बदल देंगे। ये कैसा दोहरा मापदंड है? अच्छा संजय जी, इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसको बीजेपी नहीं मानेगी। चुनाव आयोग की नियुक्ति पर अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसको बीजेपी नहीं मानेगी, उसको कानून पलट देगी संसद के अंदर। तो आप कहना क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप? अच्छा संजय जी, एक बात बताइए, शराब घोटाले को लेकर हम लगभग 1-1.5 साल से बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, हम लगातार देख रहे हैं, उसे लेकर बातचीत हो रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है और उसे अलग अलग तरीके से लोग अपने तरीके से जनता के बीच में बता रहे हैं शराब घोटाला है क्या। आज आपके द्वारा मैं चाहता हूं कि देश की जनता को यह पता चले असल में शराब घोटाला है क्या। देखिए, देश की जनता को मुझे नहीं मालूम कितना पता है, नहीं पता है, लेकिन ये जरूर पता है कि अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार नेता है और उनको झूठा और बेबुनियाद फंसाया गया। शराब घोटाले की जहां तक बात है, क्या मनीष सिसोदिया के घर 1 भी रुपए मिला? क्या केजरीवाल के घर एक भी रुपए मिला? कोई संपत्ति सिसोदिया की मिली? कोई संपत्ति केजरीवाल की मिली? ये एक ऐसा घोटाला इन लोगों ने बनाया है जिसका न सिर है न पांव है, न डेड बॉडी मिल रही है, न हथियार मिल रहा है, हत्या का मुकदमा चल रहा है। आप मुझे बताइए, ना डेड बॉडी मिल रही है, ना हथियार मिल रहा है, हत्या का मुकदमा चल रहा है, हत्या के मुकदमे में सब जेल काट रहे हैं, मामला बना हुआ है। भाई करप्शन हुआ तो पैसा कहां गया? आप बताइए ना। उनका कहना है कि गोवा के चुनाव में इस्तेमाल कर लिया। अरे भाई, तो मैं कह देता हूं, मैंने 50 करोड़ रुपए अमित शाह जी को दिया है, उन्होंने चुनाव में इस्तेमाल कर लिया। विधानसभा के, कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में अमित शाह जी ने 50 करोड़ रुपए इस्तेमाल कर लिया, हमने दिया था उनको। आप मानेंगे इस बात को? इस पे जांच शुरू करेंगे? आप बताइए ना भाई। आपके पास आधार क्या है? 456 गवाह ईडी सीबीआई के हैं, उसमें से 4 गवाहों ने केजरीवाल जी का नाम लिया, मात्र 4 गवाहों ने। और वो भी किन परिस्थितियों में लिया है? मंगुंटा रेड्डी, राघव रेड्डी के 10 बयान होते हैं, 8 में केजरीवाल का नाम नहीं, अंतिम 2 में केजरीवाल का नाम, बेल मिल गई। शरद रेड्डी, आज उसके बारे में अखबार में निकला है, पढ़िएगा जरा, इंडियन एक्सप्रेस में खबर है। शरद रेड्डी 12 स्टेटमेंट देता है, 6 महीने जेल में रहता है, अंतिम के 2 स्टेटमेंट में केजरीवाल का नाम लेता है, बेल मिल जाती है। 10 महीने उसकी जिंदगी का, वो 10 स्टेटमेंट उसका छिपा लेती है ईडी, 8 स्टेटमेंट मंगुंटा रेड्डी, राघव रेड्डी का छिपा लेती है। चौथा बयान है श्री अरविंद का। श्री अरविंद कहते हैं, मैंने अपने मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को केजरीवाल के सामने एक डॉक्यूमेंट दिया। ये कौन सा भ्रष्टाचार है भैया? एक सेक्रेटरी अपने मिनिस्टर को कागज नहीं देगा, क्या देगा? आप बताइए। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एक ऐसा मुकदमा बनाया गया है जिसका न सिर है न पांव है। शराब घोटाला तो दरअसल ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ। शराब घोटाला तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 60 करोड़ रुपए शरद रेड्डी से रिश्वत लेने का काम बीजेपी ने किया है। तो इसलिए शराब घोटाला, यानी आप ये कहना शराब घोटाला आम आदमी पार्टी ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मनी ट्रेल भी उसकी मिल गई है। सर से लेके पांव तक बीजेपी शराब घोटाले में डूबी हुई है। मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से ये बड़ा स्टेटमेंट है। बड़ा स्टेटमेंट पहले दिन ही मैंने आके दिया था। आप इसकी जांच कराइए भाई। ईडी सीबीआई क्यों गजनी मोड में चली जाती है जब उसको उसके मनी ट्रेल मिल रही है? 10 नवंबर को अरेस्ट हो रहा है, 15 नवंबर को 5 करोड़ दे रहा है, उसके बाद अलग अलग किस्तों में 55 करोड़ रुपए दे रहा है शरद रेड्डी। ये करप्शन नहीं है? आप सेलेक्टिव तरीके से कार्रवाई करेंगे करप्शन के ऊपर? तो ये सवाल है। चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तमाम सवाल आपसे लेने हैं। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो भी आया है, उसके बारे में बात करनी है। आम आदमी पार्टी में एकजुटता है या नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उस सबसे पहले, क्योंकि 6 महीने का वक्त आपने जेल में निकाला, हम ये देखते हैं आमतौर पर कि आप व्यस्त रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं,
आप लगातार घूमते रहते हैं, लेकिन 6 महीने जेल में आप रहे, आपकी दिनचर्या क्या रहती थी? ये भी बड़ा दिलचस्प सवाल है, क्योंकि जनता भी जानना चाहती है अंदर समय कैसे काटा आपने। पहली बात तो मैं जब से 10 दिन से बाहर आया हूँ, बहुत सुकून की नींद आती है। जब भी सोने को मिलता है, बहुत कम सोने को मिल पा रहा है, काम ज़्यादा बढ़ गए। और अगर मोदी जी ने मुझे ये जेल जाने का मौका नहीं दिया होता, उसके पीछे उनकी नीयत क्या थी मैं नहीं जानता। और शायद उनकी नीयत मेरा मनोबल तोड़ने की रही होगी, प्रताड़ित करने की रही होगी। लेकिन एक बात के लिए मैं ज़रूर प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि मुझे एकांत में जब रहने का मौका मिला जेल में, फ़ोन नहीं होता था मेरे पास, और सोचने का मौका मिला, बहुत सारे महापुरुषों के पढ़ने का मौका मिला, बहुत सारे क्रांतिकारियों के जीवन को जानने का मौका मिला, तो लगा कि मैं बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहा हूँ। मैंने नेल्सन मंडेला जी को पढ़ा, मैंने शहीद आजम भगत सिंह जी को पढ़ा, मैंने शहीद अशफाक उल्लाह के बारे में पढ़ा, शहीद रोशन सिंह के बारे में पढ़ा, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में पढ़ा, काला पानी का दस्तावेज पढ़ा, खुदीराम बोस जी के बारे में पढ़ा, भगत सिंह जी की मैं नास्तिक क्यों हूँ इसकी ये पुस्तक पढ़ी, जेल डायरी पढ़ी उनकी। और जब ये सब कुछ मैंने दुर्गा भाभी जी के बारे में पढ़ा, गांधी जी के बारे में पढ़ा, और जब इन महापुरुषों के बारे में मैंने पढ़ा, तो आप यकीन मानिए मुझे ऐसा लगा कि हमारा त्याग तो उनकी तुलना में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मैं अगर इन्वर्टेड कामा में कहूँ तो कितनी यातनाएं दी गई हमारे महापुरुषों को। इस देश को आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। दुर्गा भाभी का एक प्रकरण है उस किताब में, भगत सिंह क्रांति का साक्ष्य। दुर्गा भाभी को भगत सिंह जी को वेश बदलकर उनकी पत्नी बनके कलकत्ता लेके जाना था। उनका 3 साल का छोटा बेटा है, और भगत सिंह और दुर्गा भाभी के बीच का संवाद है। दुर्गा भाभी जी उस समय तक बेवा हो चुकी थी, क्योंकि उनके पति जो थे भगवती चरण बोरा जी, वो बम टेस्टिंग के दौरान शहीद हो चुके थे। तो ये एक भावनात्मक क्षण है उनके लिए। शहीद आजम भगत सिंह भावुक होते हैं उसमें। तो वो अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहते हैं कि भाभी ये जो काम है ये बड़ा कठिन है, मुश्किल है, और आप मुझे छोड़ने के लिए चल रही हैं, तो रास्ते में कुछ भी हो सकता है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है, और भगवती भाई अब इस दुनिया में नहीं है। तो पहले दुर्गा भाभी कहती हैं कि नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, चलते हैं, तुम्हें बचाना जरूरी है। फिर उस संवाद में वो आगे कहते हैं कि ये 3 साल का जो बच्चा है सची, इसकी भी मृत्यु हो सकती है, इसकी भी जान जा सकती है। सोचिए, वो संवाद पति नहीं है। भारत की आज़ादी के लिए दुर्गा भाभी एक मातृशक्ति के मन में कितना बड़ा जज्बा रहा होगा, अंदाजा लगाइए आप। भगत सिंह कहते हैं कि इस 3 साल के बच्ची की भी जान जा सकती है, सची की भी जान जा सकती है। दुर्गा भाभी पलट के जवाब देते हैं, भगत सिंह तू भी तो किसी का बेटा है। ऐसे लोगों ने इस देश को आज़ाद कराया। यानी आपने ज़्यादातर समय पढ़ाई में निकाला। उनके आगे हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है? मैं तो मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने अपनी जिंदगी का 30 साल जिस सेवा, तपस्या, सामाजिक कार्यों में लोगों की मदद करने में लगाया, आपने इन 6 महीनों में ये सोचने के लिए मुझे वक्त दिया कि हम सही रास्ते पे हैं, और मजबूती के साथ आपके सामने संघर्ष करने के लिए बाहर आए। आगे की रणनीति तैयार करिए, और मजबूती के साथ और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आपकी तानाशाह सत्ता के खिलाफ संघर्ष करने के लिए मैं बाहर आया। जेल से और शायद ये 6 महीने नहीं होते तो इतनी सारी जानकारियां मुझे नहीं मिल पाती। नेल्सन मंडेला जी को हाफ पैंट में रखा गया बहुत दिनों तक, उनको फुल पैंट नहीं मिलती थी पहनने के लिए। रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं बताते हुए आपको। बहुत छोटे से सेल में उनको रखा गया, वो लंबाई उनकी ज़्यादा थी, तो खड़े होते थे तो दीवार लगती थी उनको, ऊपर की छत की दीवार। ऐसे लोग दुनिया में रहे हैं। गांधी जी की पहली गिरफ्तारी साउथ अफ्रीका में हुई। आप सोचिए,
साउथ अफ्रीका में, और वहाँ उन्होंने क्रांति की मसाल जलाई और वहाँ हिंदुस्तानियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी उन्होंने अंग्रेज़ों से, और फिर उनकी क्रांति, उनका जो आंदोलन है वो हिंदुस्तान पहुँचता है। काकोरी कांड के मामले में जब सज़ा जिस दिन सुनाई जानी है तो रोशन सिंह जी सबको इतर लगा रहे हैं कपड़े पे कि चलो भाई आज तो सज़ा सुनाई जानी है, और जिसमें अशफाक उल्लाह जी को और राम प्रसाद बिस्मिल जी को और रोशन सिंह जी को और राजेंद्र दहड़ी जी को फांसी की सज़ा हुई। तो रोशन सिंह जब निकलते हैं अपने साथियों के साथ कि जब उनको सज़ा कोर्ट में आज सुनाई जानी है, पूरा मुकदमा सुन लिया गया है, तो अपने साथियों को रोशन सिंह जी जो है वो इतर लगाते हैं कि और खुशी खुशी चलते हैं। तो यानी जेल में ज़्यादातर वक्त आपका उनके लिए ये, और अशफाक उल्लाह जी का जब पूछते हैं कि भाई कुछ कहना है आपको, जो अब तो आप फांसी पे चढ़ने जा रहे हैं, तो कहते हैं एक बात का अफसोस रह गया, मैंने वादा किया था कि अपना वज़न 2 पाउंड और बढ़ाऊंगा मैं, तो वो काम पूरा नहीं कर पाया। मैं थोड़ा दिन शायद और मिल जाता तो मैं स्वस्थ होकर भारत माता के लिए अपनी जान देना चाहता। बहुत गहनता से अध्ययन किया है आपने। ऐसे लोग, और हम इस जेल में हैं, काला पानी की जेल सोचिए, जहाँ पे साल में एक चिट्ठी लिखने की इजाज़त होती थी क्रांतिकारियों को अपने परिवार को, एक चिट्ठी, और वो चिट्ठी भी पढ़ी जाती थी, तब उनके घर पे जाती थी। और खुदीराम बोस जी, प्रफुल्ल चाकी, इन लोगों की, इन्होंने फांसी के फंदे को चूमा। तो जेल की यातना तो इतनी ज़बरदस्त थी। जतिन दास जी ने राजनीतिक बंदियों के अधिकारों के लिए जेल के अंदर अनशन किया, 63 दिन तक उन्होंने अनशन किया, और उनकी मृत्यु हो गई, शहादत हुई उनकी जेल के अंदर। भगत सिंह जी के साथी थे, उनके साथ अंदर हुए थे वो जेल में। भगत सिंह जी ने लंबे समय तक अनशन किया। भगत सिंह जी को उनकी सुनवाई के दौरान जज के सामने कोड़ों से मारा जाता था, ऐसी घटनाएं भी हुई। तो हम इस भारत माता के लिए, जिससे हम सब इतना प्यार करते हैं, हमारे देश के नौजवान इतना प्यार करते हैं, 140 करोड़ लोग भारत माता के बच्चे हैं, तो हम थोड़ा सा कष्ट नहीं उठा सकते इस भारत माता के लिए, इस देश को बचाने के लिए, अपनी एकता को बचाने के लिए, अपने भाईचारे को बचाने के लिए। राम प्रसाद बिस्मिल जी आर्य समाजी हैं, अशफाक उल्लाह जी पूरी तरीके से इस्लाम धर्म में भरोसा रखने वाले एक इंसान हैं, और दोनों ने मिल के हंसते हंसते इस देश के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया, और शायद उस तकलीफ़ का हम अंदाज़ा भी नहीं कर पा रहे हैं इतने साल के बाद। और कोई आदमी हमारे देश में नफ़रत फैलाया जा रहा है, उसकी पार्टी, उसका संगठन नफ़रत फैलाया जा रहा है। आज की सरकार की तुलना आप अंग्रेज़ों की सरकार से कर रहे हैं। बहुत ही घटिया पक्ष है इस सरकार का। बड़ी मुश्किल से हमारे देश की आज़ादी मिली है। मैं तो इस देश के लोगों से कहना चाहता हूँ, समझिए इस बात को, ऐसे नहीं मिली इस देश की आज़ादी। बहुत तकलीफ उठाया हमारे क्रांतिकारियों ने। उसका 1/1000वां हिस्सा भी, 1,00,000वां हिस्सा भी संजय सिंह ने तकलीफ नहीं उठाई। 1,00,000वां हिस्सा जब मैं कह रहा हूं तो बिल्कुल दिल से कह रहा हूं इस बात का। तो आप मोदी जी को इसीलिए जब मैं निकला, और जब लोग मुझसे कहते हैं कि अरे 6 महीने आप जेल में रहे और आपके अंदर इतनी ऊर्जा है, तो वो ऊर्जा उस चीज़ से है। तो इसलिए तो मोदी जी का धन्यवाद है। एक बड़ी ब्रेकिंग आप कह रहे हैं कि मोदी जी को आप धन्यवाद दे रहे हैं जेल भेजने के लिए। मैंने 6 महीने, उन्होंने अगर मुझे जेल नहीं भेजा होता तो शायद मैं उस समय का सदुपयोग इस भारत माता के एकता भाईचारे को बचाने के लिए, इस देश की दुश्वारियों को कम करने के लिए जो संघर्ष आगे बढ़ाना है, शायद मैं इतनी मजबूती से आगे और इस लड़ाई को नहीं बढ़ा पाता अगर ये 6 महीने मुझे नहीं मिलते तो। चलिए इसी बात के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो नहीं, ये अच्छा लग रहा है, बात करने दीजिए मुझे। बहुत सारी घटनाएं याद आ रही मुझे। आज आपने इस बात को छेड़ा तो अच्छा किया। तो
उसमें एक घटना है कि भगत सिंह को उनके भाई मिलने आते हैं, कुलतार सिंह, उनको फांसी की सज़ा हो गई। तो जाते हैं तो बड़े उदास रहते हैं, तो भगत सिंह जी अपने भाई को चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि नहीं, देश के लिए हमें और देश की आज़ादी के लिए हमें और आगे इस लड़ाई को बढ़ाना है और सब कुछ। और लास्ट में उन्होंने लाइन लिखी बहुत, जो वो लाइन मुझे मेरे दिमाग में 2-3 दिनों तक गूंजती रही। उन्होंने लिखा कि उन्हें ये फ़िक्र है हरदम नया तर्जे जफ़ा क्या है, और हमें भी शौक़ है देखें सितम की इंतहा क्या है। ऐसे लोग हुए, ऐसे दीवाने लोग हुए इस देश के लिए। हाँ, उस समय भी कुछ गद्दार थे जिसका भी जिक्र उस किताब में है। कौन थे? कुछ गद्दार लोग थे जो उनके साथ क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हुए और उन्होंने फिर सरकारी एक वो नाम तो नहीं है आपके जहन में जिसके लेकर बड़ी चर्चा आजकल भी होती है? अभी हाल ही में एक फिल्म भी आई उनका नाम लेकर। उनके जीवन का 2 पक्ष है। एक पक्ष वीर सावरकर का। अच्छा, मैं सीधा सवाल पूछ लेता हूँ, वीर सावरकर के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्योंकि उन्हें लेकर बड़ी चर्चा है। काला पानी का जो दस्तावेज है, किताब जो है, तो उसमें उनका भी जिक्र है। काला पानी की सज़ा उनको भी हुई थी। तो उनके 10 साल का जीवन का एक अलग पक्ष है, और बाद में वो कमज़ोर हुए और माफ़ी मांगे, उसका एक अलग पक्ष है। उनको गिरफ्तार करके समुद्री मार्ग से हिंदुस्तान लाया गया और वो फ्रांस की सीमा में समुद्र में तैर के पार करके निकले, तो उसका एक अलग पक्ष है। और उसके बाद जो हुआ वो दूसरा पक्ष है, जिसमें फिर वो 2 नेशन थ्योरी की बात करने लगते हैं। और हाँ, ये गाय के पक्ष में कतई नहीं थे। ये जान के शायद आरएसएस और बीजेपी वालों के लिए जवाब देना मुश्किल होगा, क्योंकि जिस गाय और गौ सेवा की बात वो लोग करते हैं, वीर सावरकर जी की धारणा बिल्कुल अलग थी। वीर सावरकर गाय और गौ सेवा को समर्थन नहीं करते थे? नहीं, उसको पढ़िएगा आप। वो गौ माता की जगह जानवर मानते थे गाय को। तो ये आप पढ़िएगा, इसकी पड़ताल करिएगा तो आपको पता चलेगा। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हर इंसान की ज़िंदगी का 2 पक्ष होता है। बात का जो पक्ष है वो निश्चित रूप से आलोचना का पक्ष है, जिसके बारे में सारे लोग बोलते हैं। और पहले का जो पक्ष है उसमें वो काला पानी की सज़ा पा चुके हैं, ये भी एक पक्ष है। लेकिन बीजेपी वीर सावरकर को हीरो की तरह पेश करती है, नहीं, आदर्शवादी दिखाती है। वो शुरुआती जीवन का अगर जिक्र करेंगे और बाद के जीवन का जिक्र करेंगे तो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो जेल में पढ़ाई के अलावा कैसे समय बीतता था, क्या करते थे? तो पढ़ाई के अलावा मैं टीवी भी देखता था और बहुत सारी पुरानी पिक्चरें देखी। तो किसी चैनल पे आ रही है, शोले फिल्म आ रही है किसी पे, कई सारी पिक्चरें देखी। बचपन याद आया? और वहाँ पे 12th फेल देखी मैंने, सोनी सेट मैक्स पे आ रहा था, तो 3 बार मैंने वो पिक्चर देखी। और बहुत सारी स्मृतियाँ, जैसे कि उस पिक्चर को देखने के बाद ऐसा लगता था, काफ़ी अपनापन लगता था उसमें। बहुत सारी दुश्वारियाँ हम लोगों ने जो अपने पढ़ाई के दौरान या उसके बाद उठाई है। 12th फेल से रिलेट कर रहे हैं? 12th फेल से, और जिस तरह से पिताजी ने, माताजी ने हम लोगों को पढ़ाने के लिए कष्ट उठाया है, वो सारी स्मृतियाँ, वो सारी यादें भी उस फिल्म को देखने से। बहुत ही अच्छी फिल्म है, मैं तो कहता हूँ बहुत ही इंस्पायरिंग। इसके अलावा कोई और यादें हो? आज जनता के बीच में सारी बातें चली जाए। 6 महीने संजय सिंह ने क्या करा जेल में? तो मैं जो है वो वहाँ कोशिश करता था कि जब भी अपनी बात अपनी फैमिली से करूं, जो 15 मिनट का समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मिलता था, 2 हफ्ते में 2 दिन, ये सभी कैदी के लिए है। 2 दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप कर सकते हैं, 5 मिनट प्रतिदिन अपने परिवार से बात कर सकते हैं, और हफ्ते में 2 दिन आप अपने वकील से आधे घंटे की मुलाकात कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि उस समय की जेल जहां साल में आप 1 चिट्ठी लिख सकते हैं, और इस समय की जेल जहां प्रतिदिन आप 5 मिनट अपने परिवार से बात कर सकते हैं, 2 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, और 2 वकीलों से मुलाकात कर सकते हैं। उस समय की जेल जहां आपको खाने भी ठीक से नहीं मिलते थे, पत्थर भी आपसे तोड़वाए जाते थे, खूब काम भी आपसे करवाया जाता था, लोहे की बेड़ियों में आपको बांध के रखा जाता था जिससे आप ठीक से चल ना सकें, हिल ना सकें। और इस समय की मौजूदा जेल जहाँ पे कि आपको कैंटीन भी जेल के अंदर होती है, मल्टीपर्पज़ हॉल होता है जहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट होता है, आप खेल सकते हैं।
वहाँ कबूतर पंजा होता है जहाँ कबूतरों को दाना खिलाने जा सकते हैं। म्यूजिक रूम होता है जहाँ पे तो आपने ये सब किया? ध्यान, हाँ सब किया, कबूतरों को दाना खिलाया, सदुपयोग किया समय का बिल्कुल। कौन सा खेल खेला सबसे ज़्यादा? बैडमिंटन खेलने का मौका मिल जाता था। उसके अलावा म्यूजिक रूम था तो वहाँ पे कैरोके था, वहाँ गाना वाना गाने के लिए भी घंटे भर आधे घंटे चले जाते थे। तो कुल मिला के आप गाना बहुत शानदार गाते हैं। अंदर सबसे ज़्यादा गाना कौन सा गाया आपने? मैंने जो जेल में जाने के बाद सबसे पहले ये तय किया कि जिन लोगों ने लंबी जेल यात्राएं काटी हैं उनके बारे में पढ़ा जाए। तो पहली किताब मैंने नेल्सन मंडेला जी की पढ़ी, दूसरी किताब मैंने गांधी जी की पढ़ी, तीसरी किताब मैंने भगत सिंह जी पढ़ी, फिर डॉक्टर लोहिया को पढ़ा, जाति प्रथा पे किताब पढ़ी, काकोरी कांड पढ़ा, आज़ादी के दीवाने पढ़ा, काला पानी के दस्तावेज पढ़ा, क्राई फॉर जस्टिस एक किताब थी उसको थोड़ा शुरू किया था, उसके कुछ पन्ने पढ़े, और ये एक किताब और भगत सिंह जी की मैं नास्तिक क्यों हूँ वो पढ़ा। तो दीवानगी की हद तक इन लोगों ने देश से प्यार किया। आप दीवानगी की हद तक आप क्रांतिकारी गीत गाते हैं। अंदर जाने के बाद कोई सबसे ज़्यादा गीत जो आपके सबसे ज़्यादा दिल के करीब आ गया? वहाँ तो खैर ऐसा माहौल नहीं था कि क्रांतिकारी गीत गाया जाए, क्योंकि फिर उसके लिए तो एक ग्रुप चाहिए आपको, और जो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, आम आदमी पार्टी के साथियों के बीच में ही मिल पाता है। लेकिन वहाँ जाते थे, थोड़ा किशोर कुमार के गाने गा लिए, कभी मुकेश के गाने गा लिए, रफ़ी साहब के गाने गा लिए, तो अच्छे। कोई गीत गा के गुनगुना सकें जो ज़्यादा दिल के करीब हो? आपने सुना? एक अच्छा गाना था कि आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे, आया रे, आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे, आया रे, ओ मेरी आँख के तारे कहाँ गए रे मेरे प्यारे, आया रे। ये गाना था। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपने, क्योंकि जेल की हम बात कर रहे हैं, तो जेल से बाहर निकलकर, अब जेल से बड़ा डर भी लोगों को लगता है कि साहब वो कुर्ते जो है 4 खाने वाले होंगे और पत्थर तोड़ना पड़ेगा। ऐसी जेल अब नहीं है भाई, इसलिए इतना मत डरो कि तुरंत बीजेपी वालों के सामने नतमस्तक होके एक फाइल वो दिखाते हैं तो जाके उनके सामने आप उनकी पार्टी में ज्वाइन हो जाते हो। ये ठीक नहीं है। इसके बारे में सवाल करेंगे, क्योंकि खराब जाता है। जैसे नीतीश कुमार जी को हमने देखा, वो चले गए, जयंत चौधरी जी चले गए, इसी बीच गौरव वल्लभ जी चले गए। तो ये सब लोग जो, मतलब उससे लोगों का क्या है ना, भरोसा टूटता है। आप पे बहुत भरोसा करके लोग आपको प्यार देते हैं, समर्थन देते हैं, आपके लिए नारे लगाते हैं, फिर आप तुरंत पलट जाते हैं और एक चलती हुई राह को छोड़ देते हैं। अच्छा, राजनीति के बारे में बात करेंगे बिंदुवार तरीके से। जेल से जुड़े हुए 2 छोटे छोटे से सवाल और हैं, उन्हें हम ले लेते हैं, उसके बाद फिर जेल से बाहर निकलकर राजनीति की बात करेंगे। सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है, क्योंकि आपके ऊपर तमाम तरह के केसेस चल रहे हैं, छोटे बड़े, अलग अलग राज्यों में बहुत सारे केसेस आपके ऊपर हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिली है कि जब आप तिहाड़ जेल में थे तो गुजरात की पुलिस आपको लेने के लिए पहुंची थी। ये शायद ये किसी इंटरव्यू में मैं बता नहीं पाया। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं वहाँ जेल के ऑफिस में अपने किसी काम से गया हुआ था, मेरी कोई तारीख वगैरह का मामला था, तो उसको जानने के लिए, शायद लखनऊ की या सुल्तानपुर की तारीख थी। तो वहाँ के अधिकारियों ने बताया कि अरे आपके लिए तो गुजरात पुलिस आई थी। तो मैंने कहा कि गुजरात पुलिस क्यों आई थी? तो कहने लगे कि नहीं, वो उन्होंने कोई प्रोडक्शन वारंट उनके पास था, और वो उन्होंने कहा कि संजय सिंह जी को हमें लेके जाना है और आप हमको दिल्ली पुलिस दीजिए हमारे साथ, और हम उनको लेके जाएंगे गुजरात। तो अधिकारियों ने कहा कि भाई ऐसे थोड़ी हम गुजरात उनको भेज सकते हैं, आप यहाँ के कोर्ट से ऑर्डर लीजिए, जिस कोर्ट ने उनको भेजा है हमारी जुडिशल कस्टडी में, हमारे यहाँ जेल नंबर 2 में, तो आप उनसे परमिशन पहले लेके आइए और तब उनको लेके जाइए। तो फिर उनके सामने मजबूरी थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास तो यहाँ की कोर्ट की परमिशन है नहीं। तो बोले कि अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो हम संजय सिंह जी को नहीं भेज सकते हैं, आप पहले यहाँ की लोकल कोर्ट से परमिशन लेके आइए। तो वो इस बात के लिए बहस करते रहे कि हमारे पास
गुजरात के कोर्ट की परमिशन है और ये है वो है। और मामला क्या है? डिफेमेशन का एक मामला, जिसमें मैं कहीं दूर दूर तक, मैंने नाम भी नहीं लिया विश्वविद्यालय का, वो मामला लेके और वहाँ से उन्होंने जो है वो नोटिस जारी कर दिया था, जिसमें कि आमतौर पे मतलब खड़े खड़े बेल होती है, जमानत होती है, कोई इतना बड़ा मामला नहीं। लेकिन उसके लिए गुजरात की पुलिस, बताइए, वहाँ से अहमदाबाद से वो हमको पता करके कि इस जेल में है और वहाँ आके वो, और बगैर यहाँ के कोर्ट की परमिशन के। आप सोचिए कि दिल्ली के जिस कोर्ट में मेरा मामला चल रहा है, जिस कोर्ट ने मुझे जुडिशियल कस्टडी में भेजा है, उस कोर्ट की जानकारी के बगैर वो मुझे लेने के लिए पहुँच गया। तो ये तो खैर वहाँ के जेल के जो अधिकारी थे, उन्होंने कहा भाई हम नियम से ही काम करेंगे, ऐसे हम आपको नहीं भेज सकते, तो मैं नहीं जा पाया। तो क्या लगता है आपको? फिर उसके बाद उसमें सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो गया था। गुजरात पुलिस जो तिहाड़ जेल पहुंची, किसी के इशारे पर पहुंची? अब मुझे तो ऐसे मतलब समझ में नहीं आता कि किसी डिफेमेशन के मामले में कोई सरकार इतना इंटरेस्ट लेगी, या कोई क्यों इतना, मतलब जिसमें खड़े खड़े बेल हो जाती है, ऐसे मामले में क्यों इतनी ऊर्जा पुलिस को भेजना? और जरूर इसके चले, जेल से जुड़ा हुआ आखिरी सवाल लेते हैं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपने आरोप लगाया कि तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल और उनकी वाइफ सुनीता केजरीवाल को फेस टू फेस मिलने नहीं दिया जा रहा है। जी हाँ, ये बहुत ही गलत बात है और तिहाड़ जेल प्रशासन को बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। 602 और 605 जेल की 2 नियमावली है, जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि उन मुलाकात फेस टू फेस कराई जा सकती है। और आप पंजाब के मुख्यमंत्री की मुलाकात जंगले से करा रहे हैं, आप सुनीता भाभी की मुलाकात जंगले से करा रहे हैं। ये क्या है? ये आप एक 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री को अपमानित कर रहे हैं, एक पंजाब जैसे सूबे के मुख्यमंत्री को अपमानित कर रहे हैं आप। जेट प्लस की सिक्योरिटी कवर है भगवंत मान जी के पास, उनको आप ऐसे मुलाकात करा रहे हैं। अगल बगल कई और कैदी, यानी भगवंत मान की मुलाकात अरविंद केजरीवाल जैसे जंगले के द्वारा हुई, जंगले के द्वारा ही होगी, उसी तरह से होगी। अब मैं तो ये कह रहा हूँ ना, तिहाड़ जेल का प्रशासन यही बात बता दे कि भाई कब आपने, और मेरी मुलाकात, सोचिए अब मैं दिल्ली का सांसद हूँ, मेरी मुलाकात कैंसिल कर दी उन्होंने। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई एक बार आप बताइए तो कि आपने किस मुख्यमंत्री की मुलाकात ऐसे जंगले से कराई है? किसी एक मुख्यमंत्री का नाम बताइए। वो तो ये कहते हैं कि वो पहले मुख्यमंत्री हैं, सिटिंग मुख्यमंत्री जो जेल के अंदर नहीं, जो तो मुख्यमंत्री है और जेल में किसी से मिलने जाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर भगवंत मान जैसे कोई मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल प्रशासन के पास किसी से मुलाकात करने जाते हैं, तो उनसे ससम्मान मुलाकात करवाता है तिहाड़ जेल का प्रशासन। और मुझे याद है कि पंजाब के एक मुख्यमंत्री थे, शायद बादल साहब ही थे, उनकी मुलाकात बिल्कुल ससम्मान कमरे में बिठा के, ऑफिस में बिठा के, जेल अधिकारियों के सामने हुई। तो जेल से बाहर निकलते हैं और आपकी पार्टी के बारे में बात करते हैं, फिर चुनाव और बीजेपी मैनिफेस्टो के बारे में बात करेंगे। आपकी पार्टी एकजुट है? पूरी तरह से एकजुट है। एक सवाल है जो आम आदमी पार्टी के नेता भी दबी ज़बान से पूछते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पूछ रहे हैं, और सोशल मीडिया पर तो मीम्स बन रहे हैं उसे लेकर। आपकी पार्टी के युवा नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कम समय में पार्टी ने बहुत कुछ उन्हें दिया है। सीधा सवाल पूछ लेता हूँ, राघव चड्ढा कहाँ हैं? अब वो अपने इलाज, आँखों के इलाज के लिए बाहर गए हुए हैं, और मैं समझता हूँ सब अपने अपने स्तर पे अपना काम कर रहे हैं, उसमें कोई इसको इशू बनाने की ज़रूरत। लेकिन लंबा समय हो गया, कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। अब उनकी अपनी क्या व्यस्तताएं हैं उसके बारे में ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं जब से आया तब से पार्टी के काम में लगा हूँ। आपकी पार्टी के एक मंत्री हैं, उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया। देखिए, दिल्ली के लिए मैं एक चीज़ आपको कह सकता हूँ, चाहे तो कागज़ निकाल के लिख के रख लीजिए, यहाँ जो आम आदमी पार्टी को छोड़ेगा वो जीवन में कोई चुनाव नहीं जीत सकता। ना तो पार्षद बन सकता है, ना विधायक बन सकता है, ना सांसद बन सकता है कुछ। देखिए, ये पार्टी काडर की पार्टी है, ये पार्टी आंदोलन के कोख से निकली हुई पार्टी है। यहाँ बड़े जुझारू कार्यकर्ता हैं, बड़ी मेहनत करते हैं अपने कैंडिडेट्स के लिए, बहुत मेहनत से जिताते हैं। तो जब आप उनकी भावना को, उनके मन को ठेस पहुँचाते हैं,
तो फिर वो आज बताइए, जो लोग पार्टी छोड़ के गए वो क्या हुआ? वेद प्रकाश गए थे छोड़ के, हार गए चुनाव। बिन्नी छोड़ के गए थे, हार गए चुनाव। तो ये काम आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब किस दबाव में राजकुमार आनंद जी ने अपना फैसला लिया मैं नहीं जानता। आम आदमी पार्टी आपने खुद बताया भ्रष्टाचार से लड़कर बनी हुई पार्टी है, लेकिन आरोप तो लगे हैं, इसे तो नजरअंदाज नहीं किया जाता। इन भ्रष्टाचार के आरोपों से निपटने के लिए संजय सिंह के पास क्या गेम प्लान है? देखिए, गेम प्लान कुछ करने की जरूरत ही नहीं। सारे साक्ष्य जिस दिन कोर्ट के सामने आ जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपने स्टेटमेंट्स छिपाई हैं, 20,000 पन्ने आपने अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट पे रखे हैं। जब आप पन्ने छुपा के काम करोगे, लोगों के स्टेटमेंट्स छुपा के काम करोगे, तो कैसे काम होगा? तो पूरा सच आता नहीं है कोर्ट के सामने। आपको क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है? 100% लग नहीं रहा है, साफ तौर पे प्रमाण के साथ दिख रहा है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ लग रहा है, प्रमाण के साथ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, और वो जेल के अंदर से सरकार नहीं बना देना सकते। चाहिए। जहां 1 साल से दंगे हो रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। उसको माला पहना के कंधे पे बिठा के भाजपाई घुमाएंगे। अजय मिश्रा को नहीं देना चाहिए, जिसके बेटे ने 4 किसानों को कुचल के मार दिया, पूरी दुनिया ने देखा। बताइए आप, पहलवान बेटियों को न्याय नहीं मिलना चाहिए, जिनको घसीटा गया, मारा गया। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे या नहीं? क्यों दें? कोई कारण तो बताइए भाई। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन है दिल्ली में? क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है तो उसके लिए गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। हमने असेंबली के अंदर 17 फरवरी को विश्वास मत हासिल किया है। 6 महीने तक हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ नहीं सकता। दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने अपने सर्वे में कहा केजरीवाल मुख्यमंत्री रहें। दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उनको जिताया है प्रचंड बहुमत से। तो इस्तीफा क्यों दे दें? और भाजपाइयों कहने पे क्यों इस्तीफा दे दें? भाजपाइयों का नैतिकता से क्या लेना देना है? मैं तो कहता हूं भाजपाइयों के बारे में कि भाजपाई जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है, डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। आप मुझे बताइए, जो पार्टी 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ कर देती है, नोटबंदी का घोटाला करती है, 3,53,000 बैंक सेटलमेंट के नाम पे पूंजीपतियों का माफ कर देती है, जिसके राज में 20,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी मेहुल चौकसी लेके भाग गया, 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या लेके भाग गया, 3,000 करोड़ रुपए ललित मोदी लेके भाग गया, 6,000 करोड़ रुपए नितिन संदेशा लेके भाग गया। अब बताइए ना, देश की व्यवस्था को चिढ़ा रहे हैं वो लोग बाहर बैठ के। किसी पे कार्रवाई हुई आज तक? आपने एक आरोप और लगाया कि पार्टियां जिनका लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान में चल रही थी, उन्होंने 450 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी 33 कंपनियां ऐसी थीं जिनको 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, और उनकी दिलदारी देखिए कि वो बीजेपी को चंदा दे रही हैं। जो कंपनी घाटे में चल रही है वो चंदा कैसे दे सकती है? एक कंपनी का प्रॉफिट है 2 करोड़ रुपए और उसने बीजेपी को चंदा दिया 187 करोड़ रुपए। 187 करोड़ रुपए। इसका मतलब कागज पे कंपनियां बनी हैं, फर्जी कंपनियां हैं। पहले चुनाव आयोग के कंपनी एक्ट के नियम थे कि भाई आप, चुनाव आयोग ने भी ये बात कही थी कि 3 साल तक अगर आपकी कंपनी मुनाफे में है तो 7.5% तक आप मुनाफे का किसी भी पार्टी को डोनेट कर सकते हैं। ये नियम ही बदल दिया 2017 में। अच्छा, जाते जाते मोदी जी ने नियम बदल दिया। जाते जाते भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, क्या कहना चाहेंगे? वो मैनिफेस्टो जुमला पत्र है उनका, उनके किसी भी बात पे लोगों का भरोसा है ही नहीं है। भाई उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 20 करोड़ नौकरी मिल गई क्या? काला धन लाएंगे 15 लाख देंगे, काला धन आ गया क्या? काला धन तो बढ़ा है। महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल का, डीजल का, गैस सिलेंडर का, सरसों का, तेल का। प्रियंका गांधी तो ये कह रही है कि ये मैनिफेस्टो नहीं, संविधान बदलो पत्र लेकर घूम रहे हैं। तो देखिए, संविधान बदलो पत्र इसलिए वो कह रही हैं कि खुलेआम उनका सांसद कह रहा है कि हम संविधान बदलना है हमें। आपको मैंने वीडियो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया। नहीं, वो वीडियो सबने देखा है। हाँ, तो अयोध्या के सांसद लल्लू जी, उन्होंने कहा है वो बात कही है उन्होंने कि संविधान बदलना है, इसलिए 2/3 सीट दीजिए हमें।
तो उनको देश की तरक्की थोड़ी करनी है, उनको संविधान बदलना है। संविधान बदलने का मतलब है आरक्षण खत्म करना है। आरक्षण खत्म होगा इस देश के अंदर अगर बीजेपी आ गई। उन्होंने तो ये भी कहा है कि आतंकवाद को लेकर ऐसी पॉलिसीज उन्होंने बनाई हैं कि 2014 के बाद कोई आतंकी घटना नहीं हुई। और पुलवामा क्या हुआ था फिर? पुलवामा में क्या हुआ था आप बताइए ना। मणिपुर में क्या हो रहा है बताइए आप। 370 का भी एग्जाम्पल वो दे रहे हैं, उसे भी लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। ओहो, मैं कह रहा हूँ वो एग्जाम्पल कुछ भी देते ना है, उससे मतलब नहीं है। मतलब सीधा ये है कि आपने झूठे दावे करने का ठेका ले रखा है क्या? भाई पठानकोट नहीं हुआ, क्या था पठानकोट? पुलवामा नहीं हुआ, उरी नहीं हुआ, बताइए क्या था? तो इसलिए मैं जाते जाते आखिरी सवाल, एनडीए वर्सेस इंडिया कैसे देख रहे हैं आप? इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और एनडीए चुनाव हारेगा, मोदी जी चुनाव हारेंगे, इसलिए कि जो आदमी चुनाव जीत रहा होता है वो ऐसे हथकंडे नहीं अपनाता है, एक चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार करो फिर दूसरे चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करो, ऐसे काम। कोई सीटें अपने लक्ष्य निर्धारित किया है? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, और वो कह रहे हैं हम 400 पार जाएंगे, तो अपने आप में ये नारा फर्जी दिखता है। तो इसलिए मैं तो भाजपाइयों के लिए कहता हूं कि तुम 600 पार भी कह सकते हो नारा। अखंड भारत से तुम्हारी सीटें आ सकती हैं, कुछ अफगानिस्तान से, कुछ बांग्लादेश से, कुछ श्रीलंका से, कुछ पाकिस्तान से। बिल्कुल आखिरी सवाल, एनडीए ये कह रहा है लगातार कि एनडीए के सामने इंडिया अलायंस बिखरा हुआ नजर आ रहा है। पहली बात तो यही बहुत अपमानजनक है कि वो इंडिया अलायंस बोलने में उनको तकलीफ होती है, इंडिया अलायंस बोलते हैं। तो ये सब चीज़ लोग देख रहे हैं। और आप तो कहते थे सिर्फ मोदी मोदी है, तो आप दुनिया भर के घूम घूम के पार्टियों के साथ गठबंधन क्यों कर रहे हैं भाई? आपने तो दुनिया भर का 38 दलों का संगठन उन्होंने एनडीए बनाया, जिसमें 26 दल ऐसे हैं जिनके पास एक भी ना एमएलए है ना एमपी हैं। हम, तुम, क्यों, कहाँ, कैसे, मैं, लेकिन, सारी पार्टी जिस नाम से थी सबको बना लिया। आखिर में संजय जी, अगर आप प्राइम न्यूज के माध्यम से कुछ दर्शकों को मैसेज देना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं? बस मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये देश बहुत मुश्किल से आज़ाद हुआ है। अंग्रेज़ों ने हमें 200 साल तक गुलाम बना के रखा। उसके पहले ये देश मुग़लों के अधीन रहा, उनकी गुलामी हुई। उसके बाद 77 साल हो गए देश की आज़ादी के, अभी भी हम 750 किसान हमारे आंदोलन में शहीद हो जा रहे हैं। अग्निवीर योजना के नाम पे देश के नौजवानों के साथ धोखा दिया जा रहा है, किसानों का हक मारा जा रहा है, महंगाई बढ़ाई जा रही है। तो ये इतनी जो खूबसूरत आज़ादी हमारे क्रांतिकारियों ने दिलाई है, उसको ख़त्म मत करिए। उसको आज आपकी ज़रूरत है। जिस तरह से लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि हम संविधान ही बदल देंगे, यानी कि आरक्षण ख़त्म करेंगे और बाकी चीज़ें जो उनकी मंशा में है। तो मुझे लगता है लोगों को इस बार खड़े होकर परिवर्तन करना चाहिए और इस सरकार को हटाना। अच्छा, एक चर्चा और चल रही है जनता के बीच में, ये भी आप जनता को आप साफ कर दीजिए कि ये हो सकता है कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल की जगह संजय सिंह ले सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं संजय सिंह को किसने वोट दिया है बताइए आप? दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे केजरीवाल जी को वोट दिया है ना। तो ईमानदारी की बात क्या कहती है कि वो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। संजय जी, आपने प्राइम न्यूज़ को समय दिया, सारे सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जिन्होंने ये बताया कि इंडिया अलायंस पूरा मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और आम आदमी पार्टी अपनी ईमानदारी की राजनीति को जारी रखेगी और इसी के साथ चुनाव के बीच में, जनता के बीच में वो लोग जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।